ओके, हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है। लेक्चर नंबर 4 है जो कि हम लोग 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स को हमने कवर किया था। व्हाट इज अ सेल एंड सेल थियरी एंड एन ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक ऑफ सेल, ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया था। अब जो हमारा 4th वीडियो है, इस 4th वीडियो के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो यूकैरियोटिक सेल के बारे में। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब है हमारा यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सब जो आप देख रहे हैं ये यूकैरियोटिक सेल का जो है, डिफरेंट टाइप्स के आप जो देख रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन ये जो हमारा है ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में है चीज़ें। ये आपके एनसीईआरटी में आपको देखने के लिए मिलेगा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखो, जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको 5 नंबर अगर देखा जाएगा तो यही आपको मिलेगा। 8 चैप्टर नंबर है, 8.5 टॉपिक नंबर है मेन। और इस 5 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स गिवन हैं। जैसे कि पहला जो टॉपिक हमारा दे रहा है 8.51 एनसीईआरटी में अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो 1 जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि सेल का जो ये सेल है, अगर हम सपोज कर रहे हैं तो सेल के ऊपर वाला जो ये लेयर है, जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे पिछले जो 1st 2nd लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जा कर के ज़रूर देखें 1st 2nd 3rd लेक्चर। वहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस पूरी अच्छी तरीके से की गई है सेल में। एंड सॉरी, अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो हमारा सेल वाल है, ये भी हमारा आउटर कवरिंग आएगा। प्लांट सेल का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है सेल वाल, जैसा कि आप जानते हैं। एंड थर्ड टॉपिक है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हैव द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज द स्पेशल फंक्शन देखा जाए तो। एंड द फोर्थ वन इज माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया वी कैन से कि माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द मतलब ये पावर हाउस भी इसको सेल मतलब सेल का पावर हाउस भी इसको कहा जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को। मतलब कि ये जो है एनर्जी कॉइन को स्टोर करके रखता है, एनर्जी कॉइन को। ओके, एंड नेक्स्ट प्लास्टिड के बारे में हम लोग देखेंगे। प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल का कैरेक्टर होता है। प्लांट यूकैरियोटिक प्लांट सेल का ये सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड में हम लोग डिफरेंट टाइप के आपको प्लास्टिड देखेंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये सारे जो प्लास्टिड्स होंगे जिसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें कलर पिगमेंट पाए जाते हैं एक्सेट्रा। राइबोसोम आप जानते ही हैं, यूनिवर्सल ऑर्गन है जो कि 1st 2nd क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एमआरएन टेम्पलेट पे प्रोटीन का सिंथेसिस का काम करने का राइबोसोम का काम होता है। वहीं अगर हम लोग साइटोस्केलेटन के देखेंगे, जो सेल होता है, सेल का जो स्ट्रक्चर, ये जो सेल है, इस सेल का स्ट्रक्चर सर्कल होगा, ओवल होगा, या कोलम्बनार होगा, या किस टाइप का ये सेल होगा, इस चीज़ के बारे में साइटोस्केलेटन डिसाइड करता है सेल के स्ट्रक्चर को लेकर के। अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट वन देखा जाएगा तो सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया के बारे में भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ डिस्कस किया था, सीलिया क्या हो सकता है, फ्लैजेला क्या हो सकता है। एंड वहीं पे हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रोम और सेंट्रियोल। देखो, सेंट्रोम और सेंट्रियोल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूक्लियस होगा, फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारा होगा। न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर के पाए जाने वाला जो सेंटर पार्ट होता है उसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हमको देखने के लिए मिलेंगे 1 2 3 4 पार्ट्स देखने के लिए जनरली मिलेंगे। ER का मतलब यूकैरियोटिक नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही गोल्गी अपर्चर हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, और वैक्यूल। दिस आर द टाइप ऑफ। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक्स एंड टुडेज लेसन आई विल डिस्कस द यूकैरियोटिक सेल। तो लेट्स स्टार्ट। और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और जो जनरली जितने भी लेक्चर में मैं भी कंप्लीट कर सकूं उसमें उतना जल्दी ही करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं टॉपिक को लाइन बाय लाइन ही क्लियर करूंगा और लाइन बाय लाइन ही सारी चीज़ों को समझूंगा, बिटवीन द एनसीईआरटी, बियॉन्ड द एनसीईआरटी। ओके, ओनली कंसेप्चुअल चीज़ें देखेंगे हम लोग। अगर हम कुछ यूकैरियोटिक सेल के मेन, मतलब हम क्यों यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं,
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल हमारा था उसमें हम लोग देखे थे कि जो हमारा न्यूक्लियस था वो उस पर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाया जा रहा था, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाया जा रहा था जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल था। बट यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में यही तो डिफरेंस है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक सेल में क्या कह रहा है, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कि न्यूक्लियस तो पाया ही पाया जाएगा, साथ ही साथ एक अलग अलग तरह से ऐसे कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलेंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल वॉल, प्लास्टिड सेंट्रियोल्स, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोम, न्यूक्लियस, माइक्रोड बॉडीज, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप, ईआर, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है ना, दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द, इसमें अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि उसमें कुछ जो होते हैं मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक को इनगल्फ कर लिया था, मतलब इसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं एक्चुअल में वो प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टर्स और प्रोकैरियोटिक ही माने जाते हैं। एंड यहाँ पे बात हो क्या रही है कि यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। इस कंपार्टमेंटाइजेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनल, यहीं पे देखिए ऊपर लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल बोलते हैं। ये छोटे छोटे आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, ऑर्गेनल, न्यूक्लियस, ये सब मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो सब, ये सब क्या कहलाया जाता है, ऑर्गेनल। कह रहा है ये जो ऑर्गेनल है, ये ऑर्गेनल कहाँ पाया जा रहा है, हमारे साइटोप्लाज्म में, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये जो पाए जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में, ये प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखे जा सकते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब कि कह रहा है जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है विथ न्यूक्लियर इन्वेलप, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस में आपको ये जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिल रहा है, ये कह रहा है कि ये जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगा हुआ है। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग का क्रोमोसोम 42 होता है, मतलब कि एक सीक्वेंस में लग चुका है क्रोमोसोम। कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं प्लांट और एनिमल में जो कि हमको जानना चाहिए और लर्न करना चाहिए, नीट के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये पूरे टॉपिक को कवर कर देता है और ये पूरी तरह से डिफरेंस कर देता है प्लांट, मतलब हालांकि ये सारे यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात हम लोगों ने कहा है, ठीक है ना। तो जब हमने ये सारे यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया है, जैसा कि अगर आपको अगर एक बात मैं बताऊं कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, मैं एक लाइन इरेज कर दूं, जो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल हम लोग जानते हैं जो ऑर्गेनिज्म थे हमारे, ऑर्गेनिज्म को आर्यच विटेकर ने 5 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें एक आता है मोनेरा, और एक होता है प्रोटिस्टा, और एक होता है फंगी, और एक होता है प्लांटिया, और एक होता है एनीमेलिया। ओके, प्लांटिया और क्या होता है, एनीमेलिया। अब कह रहा है मोनेरा, एक्चुअल में मोनेरा प्रोकैरियोटिक ही था, प्रोटिस्टा हमारा यूकैरियोटिक ही है, फंजाई भी यूकैरियोटिक, प्लांटिया भी यूकैरियोटिक, एनीमेलिया भी यूकैरियोटिक, ये हमारे यूकैरियोटिक थे। क्लियर। जब यूकैरियोटिक ये सब थे तो ये अलग अलग क्यों ही रखा गया, रीजन था, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है और ये तीनों मल्टी सेलुलर है, ये तीनों ही मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है। प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इसमें सेल वॉल तो पाया जाता है लेकिन इसका सेल वॉल जो होता है काइटिन का बना होता है, वहीं प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। न्यूट्रिशन में भी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है फंजाई में। फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है। ओके, सेप्रोफिटिक सड़े गले पर पाया जाता है। तो अगर हम बात करें हमारे जेनेटिक मटेरियल को लेकर के, कुछ करेक्टर, सेल वॉल प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। सैप वैक्यूल प्लांट में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा।
प्लास्टिड्स ये प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। वहीं सेंट्रियोल्स की बात करें, सेंट्रियोल्स जो होता है हमारा प्लांट में अब्सेंट होगा, पाया ही नहीं जाएगा। एनिमल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन सा, सेंट्रियोल्स। ओके, तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द हमारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है ना। और ये यूकैरियोटिक सेल के बेसिस पे डिफरेंस देखा जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल होगा, यूकैरियोटिक एनिमल सेल होगा, तो इनमें डिफरेंस हमारा ये जनरली देखने के लिए हमको मिल जाता है। दिस आर द डिफरेंस जो कि हम देखने के लिए पा सकते हैं। एंड हम जो अगला टॉपिक कवर करेंगे वो अगला टॉपिक हमारा होगा सेल मेम्ब्रेन से लेकर के, कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन को जनरली हम लोग अगर इसको हम इरेज कर दें, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो सेल के ऊपर जो लेयरिंग होता है, कवरिंग होता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को कोई और टर्मोलॉजी दी जा सकती है क्या? यस, एक टर्मोलॉजी और दी जाती है जिसका नाम हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या फिर हम लोग इसको बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देखेंगे, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही सिमिलर देखने के लिए हमको मिलता है, ज़्यादा हमको कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पहले हिस्ट्री की बात करेंगे, पहले कुछ बातें होंगी, फिर हमारे एक सिंगर निकलसन साहब का मॉडल देखने के लिए मिलेगा। तो दीज आर द टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आई विल टॉक हियर व्हाट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये स्टेटमेंट अगर हम लोग बायो मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग कुछ पॉइंट्स भी रखे हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल बायो मेम्ब्रेन में। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो बायो मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन, एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन और प्लस बोलते हैं सेल ऑर्गेनल वाला जो मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इन दोनों को कलेक्टिवली एक टर्म दिया जाता है, बायो मेम्ब्रेन का टर्म दे दिया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल्स होता है उसका एक कलेक्टिवली एक टर्म दे दिया जाता है कि कहा जाता है कि इसको भी हम लोग इसको देखें, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। तो अब कह रहा है स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कह रहा है स्ट्रक्चरली, मतलब अगर हम बाहर से उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो यूकैरियोटिक सेल है ये दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर है। स्ट्रक्चरली सिमिलर का मतलब होता है आकृति से, बाकी उसकी जो बनावट है और बाकी सारी चीज़ों में सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। ऐसे सेलों में अगर देखा जाए तो हमारे मतलब टॉपिक्स में क्या हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, कह रहा है कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि यहाँ पे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, मतलब केमिकल का इन्वेस्टिगेशन, जांच हुई केमिकल, जैसे कि हम लोग करते नहीं है, केमिकल की जांच करते हैं। तो क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन पोसेस लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज़ की जनरली क्या किया गया, जनरली बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। किस इन्वेस्टिगेशन में, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में ये तीन चीज़ें पाई गई। ओके, अब जब ये तीन चीज़ें पाई गई बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में तो हमारी जो है क्या हुई, ठीक है, ओके, एंड कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, कह रहा है जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वेरियस कंसिडरेबली आर द डिफरेंट सेल टाइप्स, मतलब कि अलग अलग वेरी करता है, जैसे डिफरेंट सेल में डिफरेंट टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं। एक एग्जांपल भी बताया, ह्यूमन इरेथ्रोसाइट में जो मेम्ब्रेन होता है उसमें 52%, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में, नीट मॉड्यूल में और बहुत सारे जगह पे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग जो है लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए,
इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट नीट के लिए यही है, ठीक है ना, कि जो सेल मेम्ब्रेन है ह्यूमन इरेथ्रोसाइट में कितना परसेंट प्रोटीन, 52%, कितना परसेंट प्रोटीन, 52%, लिपिड कितना होता है, 40%। जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टर्मोलॉजी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम लोग बोलते क्या हैं, एनसीईआरटी बोलती है मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड आर अरेंज इन बाई लेयर। मतलब कह रहा है कि जो हमारा सेल है, जो हमारा सेल है, इस सेल में जो मेजर, मतलब मेजर, माइनर मेजर की बात है, और वहीं इरेथ्रोसाइट में हम लोग देखे थे कि प्रोटीन 52 था और हमारा जो लिपिड था वो 40 था। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 52 और 40 को ऐड करते हैं तो हमारा 92 ही होता है। 8% अदर पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, ये सब 8% में आ जाते हैं और बाकी सारे जो होते हैं। तो कह रहा है सेल जो होता है, कह रहा है द मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड। तो ये फास्फोलिपिड्स में क्या होता है कि देखो ये हेड होता है, टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। ये इस तरह से अरेंज होता है, ये इस तरह से सेल में क्या होता है, अरेंज, ठीक है ना, ये ऐसे, ये हेड बनता है, ठीक है ना, और इसमें क्या बनता है, टेल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पूरे सेल में एक सेल मेम्ब्रेन बनाता है। देखिए कह रहा है ये फास्फोलिपिड जो होता है आर अरेंज इन बाई लेयर, मतलब 2 लेयर, एक लेयर हमारा ये हो जाएगा और एक लेयर हमारा ये हो जाएगा, 2 लेयर में क्या है, अरेंज है। पोलर हेड, जो पोलर हेड है, ये जो हेड है इसको हम लोग पोलर हेड बोलते हैं। टूवर्ड आउटर साइड, मतलब देखो ये आउटर साइड देखने के लिए मिल रहा है, और ये भी देखो आउटर साइड, मतलब एक इनर साइड में भी बन रहा है। देखिए एक जनरली क्या होता है, एक आउटर साइड में होता है। वहीं हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड द इनर पार्ट, मतलब ये कह रहा है सेल के आउटर की बात नहीं कर रहा है, ये कहना कोशिश कर रहा है कि जो पोलर हेड है ये टूवर्ड आउटसाइड, मतलब कि ये आउटसाइड की तरफ हमको देखने के लिए मिलेगा दूसरे वाले से। और वहीं पे जो टेल है इसका, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये पानी से दूर रहता है। और अगर हाइड्रोफिलिक की बात होगी तो वो पानी को, तो हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है, ये जो इसकी पूंछ होती है, ये टुवर्ड द टेल की तरफ, इनर पार्ट की तरफ भागता है। तो इसी तरह, इसी कारण से ये देखो बाहर की तरफ, ये इनर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये इनर की तरफ, तो ये जो दोनों टेल होते हैं वो आपस में एक तरफ आ जाते हैं, वो दोनों एक तरफ आते हैं, एक एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाता है जो। तो फास्फोलिपिड, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, और इसी के बीच बीच में खाली जगह में कोलेस्ट्रॉल भरे होते हैं, द लिपिड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड। मतलब कि जब लिपिड के साथ, फास्फेट के साथ जब मेनली कंसिस्ट हो जाता है तो उसको हम लोग फास्फोग्लिसराइड भी बोलते हैं, ग्लिसरीन, ग्लिसराइड भी कहा जाता है। अब हम लोग जनरली क्या देखेंगे इसमें, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा एक सेल मेम्ब्रेन का एक मतलब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन था, एक बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जो ओल्ड टाइम में सभी लोगों ने किया था, उसमें से जो जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट किया था, जो जो चीज़ें निकाला था, वो उन चीज़ों को हमने बताया इसमें, और किसी ने हाइपोथेसिस दिया। इसके बाद जो हाइपोथेसिस मिली वो सिंगल निकोलसन का जो हमको हाइपोथेसिस मिली, ठीक है ना, वो जो था हमारा, या फिर हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम लोग बात करें, फ्लूइड मॉडल जो थे हमारे सिंगर और निकोलसन ने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को की बात अगर हम लोग करें तो, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बाद हम लोग बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग चलेंगे सिंगर निकोलसन के मॉडल पर, निकोलसन के मॉडल पे चलेंगे और उनके मॉडल के बारे में एक एक चीज़ों को हम लोग डीपली देखेंगे। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन में सबसे पहला अगर हम कोई मॉडल देखने जा रहे हैं तो वो हमारा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जनरली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है हमारे साइंटिस्ट जो थे सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। दिस इज, देखो ये क्या कहना चाह रहा, ये स्टेटमेंट गोल्डन स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा एक गोल्डन स्टेटमेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। दिस इज द लेटेस्ट ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
ओके, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाला मोज़ेक मॉडल है। सबसे ज़्यादा जो सेल मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा अगर कोई मॉडल जो है था, वो सबसे ज़्यादा यही मॉडल है। ओके, सिंगर निकोलसन का है। इन्होंने क्या कहा था अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल? इन्होंने बताया ये था कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन आर अरेंज इन फास्फोलिपिड लेयर। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड लेयर में अरेंज्ड है। मतलब कि प्रोटीन जो होगा बीच बीच में ऐसे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ अगर मैं एक मेम्ब्रेन को बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। ये देखो, ये जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, तो ये एक तरह से मेम्ब्रेन ऐसे बनेगी। ठीक है, तो अब बीच बीच में से जगह रहेगा तो बीच बीच में प्रोटीन पाई जाएगी। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। ये देखो, एक मोज़ेक मॉडल में बना रहा हूँ। तो इस मोज़ेक मॉडल में आपको प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा। ऐसे इस बीच बीच में जो खाली जगह होगा उसमें प्रोटीन देख लें। प्रोटीन जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने, कुछ ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है, ये कह रहा है मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन आर अरेंज इन फास्फोलिपिड लेयर एज मोज़ेक पैटर्न में क्या होंगे? अरेंज्ड होंगे। ठीक है, मतलब कि कहीं पे भी कैसे भी हो सकते हैं। तो अगर इस फास्फोलिपिड में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन इरेथ्रोसाइट्स था, मतलब आरबीसी जो था, उसमें हम लोगों ने लिपिड देखा था 52% था, वहीं प्रोटीन हमारा 40% था। गलत जवाब। 52% हमारा जो था प्रोटीन था और 40% हमारा लिपिड था। अगर इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख रहे हैं 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, मतलब कि इस लिपिड में प्रोटीन जो है ज़्यादा ठूस ठूस करके भरा हुआ है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें, फिर इन्होंने क्या कहा था, इस प्रोटीन को एक्चुअल में इस मॉडल का नाम उन्होंने प्रिफर क्या किया? प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फास्फोलिपिड। ओके, प्रोटीन जो है आइसबर्ग की तरह काम कर रहा है, इन ए सी ऑफ ए फास्फोलिपिड, मतलब समुद्र का फास्फोलिपिड है, उसमें जो है प्रोटीन आइसबर्ग की तरह वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नहीं समझ में आया तो दूसरा देखिए, जैसे गुलाब जामुन प्रोटीन है। क्या कह रहा है? गुलाब जामुन प्रोटीन है। जैसे गुलाब जामुन को हम लोग जो है सीढ़ी में भिगो करके रखते हैं, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जो है चीनी का बना करके हम लोग शुगर का बना करके रखते हैं। देखो लिखा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। तो जो कंसनट्रेशन ऑफ शुगर है वो फास्फोलिपिड है, उसमें गुलाब जामुन क्या है? हमारा गुलाब जामुन हमारा प्रोटीन है। मतलब कि गुलाब जामुन हमारा जो बना करके रखा गया वो प्रोटीन है, वहीं पे फास्फोलिपिड जो है हमारा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या मान रहे हैं? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ही हम लोग क्या मान रहे हैं? फास्फोलिपिड। तो इस तरह से जो हमारा बनाया गया ये स्ट्रक्चर का मॉडल, ये इस तरह से हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो ये मॉडल को हम और भी आगे तक हम इस तरह से ऐसे इसको हम बढ़ा सकते हैं और इस मॉडल को हम और भी आगे तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें चैनल प्रोटीन और डिफरेंट टाइप्स के हमको इस तरह से प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में हम लोग अभी आगे और भी बात करेंगे। अभी स्ट्रक्चर को कई बार इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये फास्फोलिपिड का 2 लेयर है, बाई लेयर, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फास्फोबाइलिपिड लेयर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लिपिड लेयर है, सिंगल निकोलसन मॉडल में जो लिपिड लेयर है, इस लिपिड लेयर का यहाँ पे कैसे क्या फंक्शन है। हम एक एक स्ट्रक्चर को उठा करके समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर आपने देखा है, पहला जो आपने फिगर देखा, उसमें मैंने स्ट्रक्चर को बताया है कि कौन सा हो सकता है। बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था मेम्ब्रेन। अब एक स्ट्रक्चर को अगर हम उठाते हैं, लिपिड के एक स्ट्रक्चर को, तो ये हम हेड माने, तो एक हमारा ऐसे सीधे अगर हम लोग इसको मान ले, ठीक है ना, तो क्योंकि उसमें हम लोगों ने टेल की बात की थी, टेल इसका इस तरह से कुछ देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, इसका टेल जो होता है इस तरह से कुछ देखने, अब उसमें हम जनरली ऐसे क्रॉस करके ही बना सकते हैं। ठीक है ना, ये जो हमारा हेड है, जो आप लोग को हेड दिख रहा है, ये हमारा लिपिड का हेड है और ये हमारा जो है लिपिड का टेल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर हेड, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। और ये हमारा है टेल। ठीक है ना, ये हमारा टेल है। हम हेडिंग डाल देते हैं लिपिड्स।
सॉरी। तो ये हमारा एक हेडिंग हो गया जिसको हम लोग लिपिड्स बोल रहे हैं। ओके, अब हम इस लिपिड्स को कई तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि क्या हम इन चीज़ों में डिफरेंस या फिर क्या हम इन चीज़ों का एक बेसिक कोऑर्डिनेशन क्या रख सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखें। जैसे कि हमारा जो पोलर हेड है, पोलर हेड को हम लोग जनरली एक तरह से हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। जो पोलर हेड होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल है हमारा, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। ये आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये जो हाइड्रोफिलिक होता है, ये जो होता है इसको हम लिख सकते हैं टूवर्ड्स किस तरफ होगा? जरा एक बार आप सोच करके बताइए, टूवर्ड्स किस तरफ होगा? टूवर्ड्स जो होता है एक्वस मीडियम की तरफ होगा। एक्वस, ठीक है ना। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब यही होता है, एक्वस का मतलब H2O होता है, एक्वस मीडियम। मतलब कि ये पानी की तरफ, टूवर्ड हेड जो होगा पानी की तरफ रहेगा। और टेल जो होगा, अब टूवर्ड को अगर हम लोग हटा दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं अवे, मतलब दूर जाने की बात कर रही है। किसकी जो बात कर रहा है? दूर जाने की, मतलब अवे फ्रॉम द एक्वस मीडियम, अवे फ्रॉम एक्वस मीडियम। मतलब कि हाइड्रोफोलिक जो ये टेल है ये अवे फ्रॉम द एक्वस मीडियम। और अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लिपिड की एक स्ट्रक्चर की। ओके, एंड सॉरी, ये जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहीं पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब इसमें दो तरह से मतलब एक बन जाता है एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये दो तरह से हमको फैटी एसिड भी देखने के लिए मिलते हैं। यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर, ठीक है ना। अगर हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को ऐसे ही देखते रहें तो इन सारे स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोफोलिक जो होता है पोलर हेड होता है जो टुवर्ड द एक्वस मीडियम में चला जाता है और ये पानी से दूर भागता है, ये पानी को चाहता है, ठीक है ना। फिलिक मतलब चाहने वाला, फोबिक मतलब हेट करने वाला। एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने नोट किया है। फर्स्ट पॉइंट है इट फॉर्म द कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। मतलब ये सेल का जो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है, सेल का मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क, ये फॉर्म करने में ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब बनाता ही है ये। इसमें जो हमारे प्रोटीन होते हैं, मैंने बताया है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जिस तरह से गुलाब जामुन प्रोटीन की तरह से फॉर्म करता है और बाकी उसमें जो कंसंट्रेशन है वो किसकी तरह से फॉर्म करता है? वो हमारा है मतलब एक सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। तो फास्फोलिपिड लेयर जो है, फास्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी का मतलब होता है लचीलापन, मतलब इधर उधर आगे पीछे होना जाना। फ्लूइडिटी मतलब जैसे गुलाब जामुन में हम लोग देखते हैं गुलाब जामुन आगे पीछे होता रहता है, उसी तरह से फास्फोलिपिड जो होता है फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज फास्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि फास्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब कह रहा है कि फास्फोलिपिड जो है फ्लूइडिटी होता है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन में क्या होता है? फ्लूइडिटी होता है। फ्लूइडिटी क्यों होता है? क्योंकि कह रहा है कि फ्लूइडिटी होने का कारण है कि फास्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी। फ्लूइडिटी होने का कारण क्या है? फ्लूइडिटी होने का कारण क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फ्लूइडिटी होने का कारण क्या है? अनसैचुरेटेड, मतलब फ्लूइडिटी होता है। क्यों भैया, क्यों फ्लूइडिटी होता है? क्योंकि ये एक्चुअल में इनमें अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या आती है? फ्लूइडिटी आती है। फ्लूइडिटी मतलब एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बहने की या फिर किसी को मूव करने की, फ्लूइड करने की क्षमता हम लोग देखते हैं। ये हमारा एक बेसिक था जो लिपिड्स के बारे में था, ठीक है ना। ये छोटा सा लिपिड्स के बारे में है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कोलेस्ट्रॉल के बारे में।
तो कोलेस्ट्रॉल हम लोगों का होता क्या है जनरली, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में हम लोग इसको इरेज करके फिर देखें। अगर हम लोग देखें कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में हमने बात किया था कि जो फास्फोलिपिड बाईफास्फोलिपिड लेयर होता है वो कुछ इस तरह से इसमें अरेंज्ड होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो इस जो बाईफास्फोलिपिड लेयर हमारा है, इसके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल फंसा हुआ होता है, बीच बीच में जो खाली जगह होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल फंसा होता है। इस कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है, कह रहा है प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। रिजिड कह रहा मोर रिजिड, ध्यान दीजिएगा इस पे, कह रहा मोर रिजिड देन फास्फोलिपिड, मतलब फास्फोलिपिड जो है फ्लूइडिटी देती है ड्यू टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बट ये क्या कह रहा है कि ये स्टेबिलिटी देगी, क्योंकि ये मोर रिजिड होती है फास्फोलिपिड से, सो इट हेल्प द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब वो रुका रहेगा। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट, मतलब ऐसे ऐसे इस तरह से मूवमेंट्स कर सकता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट, क्योंकि प्रोटीन सब्सटेंस को डालता है नीचे लेकर के जाता है, या फिर वो चैनल की तरह भी फंक्शन करता है। तो अगर लेटरल क्वासी फ्लूइड नेचर नहीं रहेगा तो प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट नहीं होगा, लेटरल मूवमेंट नहीं होगा तो कोई सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं आएगा, जो कि हमारा आना चाहिए वो सेल नहीं आएगा अंदर। तो वी कैन से कि इसमें रहना एबिलिटी, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड, इट इज़ द फ्लूइडिटी, मतलब कि यही जो क्वालिटी है जो इसके कारण सेल क्या करता है, मूव करता है प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ओके। ड्यू टू द फ्लूइड नेचर, देखो ये क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण कुछ फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, जैसे कि सेल का ग्रोथ होना, ओके। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर फंक्शन, मतलब कि जो इंटरसेलुलर फंक्शन होता है, इंटरसेलुलर का मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज का ट्रांसफ़र करना, कि अगले सेल में न्यूट्रिशन भेजना, ये सारा फंक्शन, ये इंटरसेलुलर जंक्शन अगर ना हो तो कैसे होगा, जिसके कारण ये पॉसिबल होता है। इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर अगर कुछ खाना है, जैसे कि अमीबा को आप लोग जानते हैं, तो अमीबा फूड को कैप्चर ऐसे करती है, फिर धीरे धीरे ये जो है क्या कर लेती है, इसको पूरी तरह से इसे घेर लेगी, ठीक है ना, पूरी तरह से घेर लेगी, ठीक है ना। जब ये पूरी तरह से इसे घेर लेगी इसको, तो ये इनगल्फ कर जाएगी, तो इसी को हम लोग इंडोसाइटोसिस बोल देते हैं। तो ये सेल को इनगल्फ करने की जो कैपेसिटी है वो फ्लूइड नेचर के कारण ही हो रहा है। सिक्रेशन, मतलब अब साइड में ले जा कर के निकाल देना, इस तरह से निकाल देते हैं, सिक्रेशन हो जाता है सबस्टेंस का। तो ये सिक्रेशन करना, सेल डिवीजन, मतलब सेल सिकुड़ करके दो डॉटर सेल में बनना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमीबा जो होता है एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करता है, ये सेल है तो हम लोग जानते हैं पहले ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद ये दो भागों में टूट जाता है। तो वी कैन से कि ये जो टूटना या दो भागों में टूटना, मेम्ब्रेन का भी टूटना, ये सारे जो कारण है वो क्वासी फ्लूइड, अगर कोई पूछ रहा है सेल डिवीज़न के कारण मेनली क्या हो सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइडिटी, मतलब फ्लूइडिटी जो नेचर होता है जिसके कारण ये हमारा सेल डिवीज़न पॉसिबल है, मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मे बी ये लेक्चर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हम इसके बाद अभी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बात करना है, और फिर वही ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, जिसके कारण अगले लेक्चर में हमारा ये जो है फ्लूइडिटी का जो लेक्चर है इसमें हमारा ख़त्म हो जाएगा, मतलब मॉडल जो हमारा है मॉडल पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं एक ही लेक्चर में, मतलब एक ही वीडियोज़ में अगर मैं करूँगा तो मे बी ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो दैट्स वाई आई एम मेक द 4th 5th पार्ट्स ऑफ दिस वीडियोज़, ठीक है। मैं 5th पार्ट इस चीज़ का मैं बनाऊँगा और मैं भी अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।